एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। बावर्ची खाने के रास्ते से नीचे आकर मुझे हवेली से बाहर निकलने का सख्त मरहला दरपेश था। पुरुषोत्तम को मारने से पहले मैं इस पहलू पर गौर कर चुका था कि ये बात तय थी कि मैं किसी फसाद और खून खराबे के बगैर हवेली के सदर दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। मैं ठहर ठहर कर अंधेरे में सदर दरवाजे के करीब होता रहा और मैंने सोचा वो बड़ा बल्ब शूट कर दूं जो सदर दरवाजे के दरमियान रोशनी किए हुए है। सदर दरवाजे पर सिर्फ 2 दरबान नजर आ रहे थे जो बाकायदा जाग रहे थे। उनके कंधों पर संगीनें लटक रही थी। मैं ऊंची फसील नुमा चहार दीवारी के सहारे रेंगता हुआ बहरहाल सदर दरवाजे के पास पहुंच गया। चार दीवारी के साथ चलते हुए वो कई बार मेरी नज़रों से उजल हुए थे और अब मैं ऐसी जगह खड़ा था जहां से उनकी नकलो हरकत नहीं देख सकता था। चार दीवारी के दरवाजे के साथ दोनों अतराफ फैल गई थी। मैं सुन गो लेने के लिए एक कोने में खड़ा रहा। जब उनकी तरफ से किसी किस्म की आवाज़ नहीं आई तो मैं कोई आहट पैदा किए बगैर चींटी की रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। सर बाहर निकाल कर देखने में खतरा था। दरवाजे पर माकूल रोशनी हो रही थी। यही एक तरकीब जहन में आई कि बरक रफ्तारी से भागकर उनके सिरों पर पहुंच जाऊं, इतनी तेज़ी और फुर्ती से कि उन्हें संगीनें संभालने और चीखने का मौका न मिले। मैं दीवार से चिपक कर खड़ा हुआ, अपने आप को आमादा करता रहा और एक बार फिर अज़म करके बिजली की तरह सदर दरवाजे पर नमूदार हुआ और वह बुरी तरह बौखला गए और पस्तौल देखकर हवास बागता हो गए। फिर भी मजनूनाना अंदाज में उनके हाथ संगीनों की तरफ बढ़े, लेकिन वह मेरी फुर्ती और मस्तदी किताब न ला सके और अपनी संगीनों के साथ वहीं खड़े खड़े ज़मीन पर गिर गए। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। छोटा दरवाज़ा खोला और जितनी रफ्तार से भाग सकता था भागने लगा। मेरे पैरों में जैसे पर लग गए थे। सड़क पर बाकायदा रोशनी थी, मगर मैं सड़क से कुछ दूर दरख्तों की आड़ में बेतहाशा भाग रहा था। एक बड़ा फासला तय करने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा ताक़ब किसी ने नहीं किया था, उसके बावजूद मेरी रफ्तार में कमी नहीं आई। वो मेरे पीछे अपने घोड़े गाड़ियां दौड़ा सकते थे। मैं मुखालफ सिमत में भाग कर भी अपने आप को रूपोश कर सकता था, मगर मुझे हर हालत में सुबह होने से पहले भून पहुंचना था। वहीं मुझे ज़िंदगी की नवीद मिल सकती थी। मैं खुद को बेवज़न महसूस कर रहा था। मैं भागते भागते ठोकर खाकर गिरा। अभी दोबारा उठने का इरादा कर ही रहा था कि घुटने में दर्द की शदीद लहर उठी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसी नातवानी और नकाहत का एहसास हुआ कि उठना दूभर हो गया। फिर भी मैंने खड़े होने की कोशिश की और चंद कदम ही चला होगा कि एक दरख्त से टकरा गया जो अंधेरे में मुझे नज़र नहीं आ सका था। मैं हाँफता हुआ उसी दरख्त के सहारे टिक गया। मेरी सांस बुरी तरह फूल रही थी। उसी लम्हे किसी ने मेरी कमर पर टहोका मारा। मेरी चीख निकल गई। मैंने हैबत से पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा साधु देवराज इस अंधेरी रात में मेरे पीछे खड़ा था। महाराज, मैंने खौफज़दा आवाज़ में कहा। बहुत थक गया है, वो बुजुर्गाना लहजे में बोला। चल मेरे कंधे पर हाथ रख दे, परंतु चलना अब अपने पैरों से होगा। महाराज, तुम इस वक्त। उसने शफकत से मेरे कंधे थपके। आगे बढ़, चल तुझे नौटंकी में छोड़ आऊँ। मेरी ज़ुबान गंग सी हो गई और मैंने उसके कंधों पर अपना बोझ डाल दिया। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। साधु सुबह खरामी से आगे बढ़ता रहा। मुझे नहीं मालूम कि मैं रास्ते में सो रहा था या जाग रहा था। वो बेदारी और ख्वाबीदगी की कोई मिली जुली कैफियत थी। और जिस वक्त प्रकाश भून के दरवाजे पर पहुंचे, मुर्ग बांग लगा रहे थे, लेकिन अभी हर तरफ गहरा अंधेरा मुसल्लत था। साधु देवराज को देखकर संतरियों ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। मेहमान खाने के गेट पर उसने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने शारदा से कह दिया कि वह बाथरूम का अकबी दरवाज़ा खुला रखे।
मैं आम रास्ते से जाने की बजाय घूमकर बाथरूम में आया और मैंने मुलाकाती कमरे से वीनिश की ख्वाबगाह में झांक कर देखा। नर्सें कुर्सियों पर सो रही थी, शारदा भी तक जाग रही थी और किसी किताब के मुताले में मसरूफ थी। शारदा, मैंने हल्की सी आवाज़ दी। मेरी आवाज़ और आहट पर वो घबरा सी गई और बेकरारी से मेरी तरफ लपकी। मोहन, मुझे डगमगाते देखकर उसने संभाला दिया। मैं उसकी आगोश में झूलता हुआ सोफे पर ढह गया। तुम कहाँ से आ रहे हो? वह सरासीमगी से बोली। बाद में पूछना, पहले बराबर का कमरा खोलकर मुझे वहाँ लिटा दो, मैं शदीद थकन महसूस कर रहा हूँ। उसने वही कमरा खोल दिया जहाँ मैंने चंद रातों पहले तरन्नुम के साथ शब गुजारी की थी। मैं जाते ही तहत पर गिर गया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे नींद आ रही है। मैं कोई 1 हफ्ते से मुसलसल जाग रहा हूँ। मेरे कोट की जेब में पिस्तौल है और नकदी मौजूद है। ये चीज़ें कहीं हिफाजत से रख दो और सुबह मुझे जल्दी से जगा देना, शायद उस वक़्त तक मेरे हवास ठिकाने आ जाएं। उसने मेरे जूते उतारे और सर के नीचे तकिया रख दिया और जेबों से तमाम सामान बरामद कर लिया। मेरी आंखें जल रही थीं। वो मेरे करीब बैठी और मेरी माथे की लटें दुरुस्त कर रही थी और सर दबा रही थी। मैंने गनुदगी से पूछा, विनेश कैसे हैं? अभी उसकी आंख खुली थी और तुम्हें पूछ रहा था, लेकिन पहले भी 2-1 बार तुम्हारे बारे में पूछ चुका है, मगर तुम आ कहाँ से रहे हो? कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं। उसने मेरे सीने पर सर रख दिया। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि हम दोनों विनेश की आवाज़ पर उछल पड़े। शब ख्वाबी के लिबास में जख्मी विनेश चंदर हमारे सामने खड़ा था। मोहनदास, उसकी आवाज़ जैसे कुएं से बरामद हुई। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई। उसकी आने की खबर नहीं हुई। शारदा का चेहरा मेरे सीने में छुपा हुआ था। विनेश की आवाज़ बिजली बनकर गिरी। हम हड़बड़ाकर उठ बैठे और उसे अपने सामने देखकर दम खुद रह गए। हम दोनों को जैसे किसी ने बर्फ के पानी में डाल दिया। आवाज़ ही नहीं निकली थी। आंखें खुली की खुली रह गईं। चंद लम्हों में बहुत सी कफीतें गुजर गई। मेरा दोस्त राजकुमार विनेश चंदर सामने खड़ा था और मेरे पहलू में उसकी लायक, हसीन और अजीज बहन नीम दराज थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए कि पहले जब भी मैंने ऐसी सूरत हाल के बारे में सोचा था, दिमाग ने काम नहीं किया था। अचानक हाथों पैरों में ईंटें होने लगी और जिससे में पुरानी बीमारी के आसार उभरने लगे। कमरे में रोशनी कम थी। मैं विनेश चंदर के चेहरे पर छाई हुई बेचैनियां ना पढ़ सका और उससे पहले कि हम कोई जवाब पेश करते, विनेश ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। वो तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। हम दोनों देखते रह गए। शारदा ने लरजती हुई पलकों से मेरा चेहरा टटोला जो अस्तराब से खींचा हुआ था। उसने विनेश को उस वक़्त आवाज़ दी जब वो कमरे से बाहर जा चुका था और वह अपनी साड़ी का पल्लू दुरुस्त करती हुई उठी और मुझसे कुछ कहे बगैर विनेश के पीछे लपकी। मुझसे अपना बोझ नहीं उठाया जा सका। मैं बुत बना बैठा रहा। रगों में खून जम गया था। कुछ समझ में नहीं आया कि इस मौके पर क्या करना और क्या कहना चाहिए था। मैं चंद लम्हों तक गुमसुम बैठा शारदा की वापसी का मुंतज़िर रहा। मेरी हालत पहले ही बड़ी मखदूश थी। मैंने एक बेहद मसरूफ़ खून ज़ेर रात गुजारी थी। मीलों पैदल भागता रहा था। कहाँ कहाँ से ज़िंदगी बचाता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। सारा जिस्म लोथड़ा बना हुआ था। यहाँ आके ये गोली लगी। उसका जख्म इतना शदीद था कि रगो वपे पे सन्नाटा तारी हो गया। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं थूक में लथड़ा हुआ हूँ और मेरे गाल तमाचों से सुन्न हो गए हैं। मुझे अपने आप से चिढ़ होने लगी। अब यहाँ खामोश बैठे रहने और नतीजे का इंतज़ार करने का क्या सवाल था। मैं बाथरूम के अकबी दरवाजे से गुजरकर विनेश चंदर के महल से बाहर आ गया। सुबह के आसार नमूदार हो चुके थे। एक काली सुबह की रोशनी में किसी न किसी तरह अपने हवास कायम रखता हुआ क्वार्टर तक पहुंचा। डाली ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे संभालती नहीं तो मैं चौखट में ऊंधे मुंह गिरता। डाली कम वक्त ऐसे हर मौके पर आड़े आ जाती थी। क्यों रे, अब क्या पीने भी लगा है? चुप हो जा, मैंने उसे धक्का देते हुए कहा। हर वक्त उल्टी बातें करती रहती है। तू कैसा है रे? और घड़ी में तो ला घड़ी में माशा, कभी करीब करता है कभी धक्के देता है। और वह ज़मीन से उठते और मुंह साफ करते हुए बोली। डाली, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की और वो अपने आप को छुड़ाने लगी। मैं इस कश्मकश में फर्श पर गिर गया तो डाली को होश आया। मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ हाँफ रहा था। शेरू, उसकी कमज़ोर आवाज़ मेरे शानों के करीब से आई। तेरी हालत तो बहुत ख़राब मालूम होती है। अब तो तू जब भी घर आता है इसी हालत में आता है। तो किस गोरख धंधे में पड़ गया है?
वो मेरा माथा छूते हुए बोली, सोचती हूँ कि तुझसे कभी कोई बात नहीं कहूँगी, पर मैं क्या करूँ शेरू, मुझे दिक्क हो जाएगी। इस वक्त कुछ मत कह, बस मेरे करीब बैठी रहा। मैंने आरती से कहा, मेरा तमाम जिस्म दुख रहा है, हर वक्त तो मेरी जुबान पर ताला लगा देता है। उसकी आवाज़ रुंध गई और वो मेरे पैर दबाने लगी। आज क्या हो गया? डाली, अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। मैंने नकाहा से कहा, कितनी देर में तैयार हो सकती हो? क्यों? वो खौफज़दा लहजे में बोली, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस अब यहाँ से हमारा दाने पानी उठ गया है, अभी सवेरा है, हम यहाँ से फरार हो सकते हैं। तू तमाम कपड़े यहीं छोड़ दे, सिर्फ नकदी वगैरह साथ ले ले, मैं तुझे बाहर मिल जाऊंगा, फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, किसी गांव या कस्बे में। मैंने कराहते हुए कहा, पहले मुझे सच सच बता, क्या बात हो गई है? तू बकवास बहुत करती है, मेरे साथ चलने के लिए तैयार है या नहीं? मैंने बिगड़ कर कहा, बस जो तुझसे कहा है उसका जवाब दे। वो गंग सी रह गई और रो के कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आता कि तू सच कह रहा है। तू भला इस चंडाल चौकड़ी से कहाँ निकलेगा? यकीन नहीं आता तो यहीं पड़ी मस्ताती रह, मैं तो चला। मैंने उठने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी पीठ दर्द से दोहरी हो गई। लेटा रह, अभी लेटा रह, क्या कहीं से पीट कर आया है शेरू? हाँ, तू सच कहती है, मेरी डूबती हुई आवाज़ उभरी। वो कौन जालिम तेरे हमदर्द थे जिन्होंने तुझे जीता छोड़ दिया? पहले के कुछ तल्लुकात थे, काम आ गए। मैंने सर्द आप बढ़ते हुए जवाब दिया, बाद दुश्मन भी बड़े बामरबत होते हैं। आखिर हार गया? वो तन से बोली। हाँ, हार गया, मैंने उसी उदासी से जवाब दिया। चल तैयार हो जा। मैं तो तैयार हो जाऊंगी, ये सोच ले कि तुझे तू क्या कह रहा है। बातें मत बना, गुड्डे को उठाकर चौक वाले बस स्टैंड पर ले जा, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूं। हमें जल्द से जल्द राजेपुर से निकल जाना होगा, अब यहाँ नहीं रहा जाएगा। बहुत देर लगा दी प्यारे, वो मेरे गाल पर चिपत लगाते हुए बोली। खैर अपना क्या है, अपन तो तेरे यार हैं, जहाँ जी चाहे ले चल। ये कहती हुई वो अंदर चली गई और अंदर से खड़ खड़ की आवाज़ें आने लगी। वो अपने मुक्त सिर सामान से ज़रूरी चीज़ें अलहदा कर रही थी। डाली के लिए उससे बड़ी खबर और क्या हो सकती थी कि मैं प्रकाश बूंद से बाहर जाने और राजेपुर तरक करने के लिए आमादा हो गया हूँ। मैंने उसे फैसला सुना दिया और वह किसी पश्तो पेश के बगैर मेरे हुक्म की तामील का एहतमाम करने लगी। लेकिन मैं ये हुक्म देकर और ज़्यादा परेशान हो गया। प्रकाश बूंद के दरवाजे खुले हुए थे, बहुत सी सवारियां भी यहाँ से बाहर ले जाने के लिए हिमा वक्त तैयार मिलती थीं। डाली के पास माकूल रकम भी थी, जिससे हम कोई अच्छा काम मिलने तक अपना गुजारा कर सकते थे। हर वक्त खून खराबा, गोलियां, लाशें, जिल्लत, खौफ, इन सब का एक ही इलाज था कि प्रकाश बूंद को भुलाकर कहीं दूर चला जाए। अब विनेश चंद्र के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। जो वक्त गुजरना था गुजर गया था। अच्छा भला बुरा बावला, मगर मैं देर तक अपने फैसले पर कायम नहीं रह सका। मुझे पहली बार अंदाज़ा हुआ कि प्रकाश बूंद छोड़ने का ख्याल आसान है, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल है। अभी से दिल में टीसें उठने लगी थी। मेरे जाने के बाद शारदा का क्या हाल होगा और शारदा के बगैर मुझ पर क्या गुजरेगी। पारो भी बहुत याद आएगी। मेरे बगैर विनेश चंद्र को कौन संभालेगा? उस पर तो चारों तरफ से आफतें आई हुई हैं। अगर जाना ही है तो शारदा के साथ जाया जाए। बुराई छोटी हो या बड़ी बराबर है। उसे जो अहदो पैमान किए हैं उनका क्या होगा? अहदो पैमान तो बानो से भी किए थे, जारज से भी किए थे। पारो भी यही कुछ कह रही थी। किस किस से अहद निभाओगी मेरी मीर साहब? मोहनदास जी, मगर शारदा उस बूंद की सबसे जुदा लड़की है जिसने मेरे हवाले से ज़िंदगी के बड़े सुहाने ख्वाब देखे हैं। क्या मैं उसे मायूस कर जाऊं? क्या उसे ये बताऊं कि उसने एक बुज़दिल, खबती और झूठे शक से आस बांधी थी और बड़ी गलती की थी? फिर वह उस बूंद के रंग में रंग जाएगी और फिर कोई किसी पर एतबार नहीं करेगा। जो कुछ हुआ वो सरे से ही गलत हुआ, मगर जो हो गया उसे छोड़कर और गलती की जाए। मेरी जड़ बड़ी कमज़ोर थी। शारदा ने अपने जज्बों से उसकी आबयारी की। विनेश ने मुझे मजबूत बनाने की कोशिश की। खुद मैंने भी अपनी शाखें फैलाने में कौन सी कसर उठा रखी थी। ज़मीन ही गलत थी, मैंने अपना पौधा गलत जगह लगाया। ये तो नोश तय तकदीर था। कौन ये बात यहाँ तस्लीम करता कि शारदा कभी मुझसे मुतल्लक हो जाएगी? एक दिन मुझे उसे बाहर ले ही जाना था। मुझे एहसास था कि उस दिन विनेश चंद्र मुझे कमीना और जलील और कम ज़र्फ़ कहेगा। मैंने तो खुद को तमाशा बना लिया था। मैं अपने दोस्त विनेश चंद्र की परवाह करूं या कि यहाँ से हमेशा के लिए अपना मुंह काला कर जाऊं, शारदा को सीने से खुर्च कर फेंक दूं, या शारदा का ख्याल करूं और विनेश चंद्र को तोड़ फोड़ जाऊं। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं।
डाली गुड्डे को गोद में लेकर और एक थैला कांधे पर डालकर सेन में आ चुकी थी। मैं उसी तरह फर्श पर पड़ा हुआ था। वह मेरे मजीद हुक्म का इंतज़ार करने के लिए ठहर गई। तो मैं जाऊं? उसने आहिस्तगी से पूछा। मुझे जवाब देने में हचकचाहट हुई। डाली के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई और वो मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगी। अभी कुछ देर ठहर जा, मैं सोच रहा हूँ कि यह वक्त मुनासिब है या नहीं। मुझे मालूम था शेरू कि बाद में तू इसी नतीजे पर पहुंचेगा। चल अब पलंग पर जाकर लेट जा। तेरे मुकद्दर हित में ठोकरें लिखी हुई हैं। तू यहाँ से कभी नहीं जा सकेगा, बस मजाक करता रहेगा। डाली जहर उगलने लगी। मैंने चुप साध ली। तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त थीं, मगर मैंने एक दूसरे पहलू पर गौर तो किया ही नहीं था। इस वक्त भून से जाना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। कुछ ही देर में यहाँ एक सनसीखेज खबर फैलने वाली थी कि बीना रानी अपनी ख्वाबगाह में कत्ल कर दी गई और उसके बाद परशोत्तम, कमर परदेव, उसके अटेंडेंट और दरबानों के कत्ल की खबर हर शख्स की जुबान पर होगी। रियासत की पुलिस हरकत में आ जाएगी और यहाँ से बाहर जाने वाले हर शख्स पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। ऐसे मौक़ों पर भून से फरार होना खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करना है। एक रात में 6 कत्ल, इस ख्याल से मुझ में कुछ हिम्मत ऊद कर आई और मैं ही उनका जिम्मेदार हूँ। ये नाटक किसी कम हिम्मत शख्स के बस का नहीं था। गोली का जवाब गोली, ईंट का जवाब पत्थर। विनय चंद्र भी क्या याद करेगा कि किसी शख्स से दोस्ती हुई थी। गो सब किया कराया खाक हो गया। ताहम मैंने अपने ज़हन में उठने वाली पेशमानी की लहरें रात की मेहनत के मुआवजे के तौर पर एडजस्ट करना शुरू कर दी। सिर्फ यही तो गुनाह था कि विनेश की बहन शारदा मुझसे करीब थी और एक भाई ने अपनी बहन को एक दोस्त के साथ देख लिया था, या यूं कहिए कि एक राजकुमार ने अपनी राजकुमारी बहन को अपने एक मुलाजिम के पहलू में देख लिया था। मगर ये कौन सा बड़ा गुनाह है? क्या शारदा मुझसे मुतासर नहीं हो सकती थी? विनय चंद्र हकीकत से आगाह है कि मैं अदना मुलाजिम का बहरूप भरे हुए हूँ और हाकिमों में कर्नल हार्डन की हसीनो जमील लड़की रीता मुझसे मुतासर हो सकती है। कोई भी कहीं किसी से असर ले सकता है, कोई भी किसी के करीब आ सकता है। विनेश से दोस्ती है तो उसकी बहन से क्यों नहीं हो सकती? जब विनेश कमरे में दाखिल हुआ था और उसने मुझे आवाज़ दी थी, मुझे उसी लम्हे तमाम बातों का इकरार कर लेना चाहिए था। उस वक़्त ज़ुबान पर फालज क्यों गिर गया था? चौंका ये बात राजदारी, इक़्तिदार और दोस्ती से मेल नहीं खाती थी। विनेश खामोशी से वापस चला गया, मगर ये क्यों क्यास किया जाए कि उससे ये मंजर देखकर शदीद सदमा पहुंचा होगा। उसके लिए ये नज़ारा चौंका देने वाला ज़रूर होगा। जब उसने मेरे और अपने तल्लक मेरी जानसारी पर गौर किया होगा तो अपनी राय बदल दी होगी। वो मामला फहम, दूर अंदेश और आला ज़रफ़ नौजवान है। भून में वैसे भी एक आज़ाद माशरा कायम है। क्या भून की आज़ादी, आज़ाद रवि, अपनी बहनों की फ़याज़ी और रानियों की कुशादा दिली के मुतल्लक विनेश को कुछ इल्म नहीं है? वो सब कुछ जानता है। उसने इंग्लिस्तान में पढ़ा लिखा है और जदीद इक़्तिदार का हामी है। मुझे वहीं ठहर कर उसे इत्मीनान से अपने और शारदा के तल्लक के मुतल्लक बताना चाहिए। मैं एक चोर की तरह वहाँ से भाग कर चला आया। विनेश न जाने क्या सोच रहा होगा। मैंने शारदा को भी कमज़ोर किया। बहरहाल अब भी कुछ नहीं गया। मैं विनेश के पास जाकर शारदा से अपने खसूसी रब्बत व ज़ब्त का ऐलान किए देता हूँ। पता नहीं शारदा ने अपने भाई से उसकी बेतकल्फ़ी का क्या अज़र पेश किया होगा। वो बड़ी बोल्ड और जवां हिम्मत लड़की है। उसने बेबाकी से एतराफ़ किया होगा और विनेश को मेरे सिलसिले में बहुत कायल किया होगा। जहन में ख्यालों की रेल चल रही थी और कानों में तेज़ सीटियाँ सी बज रही थी। अपने आप को तसल्ली देने और कायल कर लेने से बिगड़ी बात कैसे दुरुस्त हो सकती थी? ये सब तो विनय चंद्र पर मुनहसर था कि उसने मेरे बारे में क्या फ़ैसला सादर किया है। इंसान का कोई भरोसा नहीं, पल में हातम पल में जालिम बन जाता है। आदमी के बातन में कुएं ही कुएं होते हैं, अंधेरे और गहरे कुएं। बरसों की मेहनत एक आवारा लम्हे में ज़ाया हो जाती है। बरसों की दोस्ती एक जुमले में ख़त्म हो जाती है। आदमी शीशे का बना हुआ है, छोई मोई का पौधा है और आदमी नीम का दरख्त है और खुरदरी बेहिस चट्टान है। अंदेशे, वसवसे, गुमान, क्या सराइयाँ, मैं तरह तरह से तावीलें कर रहा था। विनय चंद्र के जुमले याद आ रहे थे। वो उसका बार बार गले लगाना, राज की बातें करना, प्रोफेसर जहदी बनाकर राजभवन में ले जाना, भून के ख़ास मामलात में मशावरत करना, शब बसरी के लिए तरन्नुम को बख्श देना, अपने हाथों से मेरे ज़ख्मों की मरहम पट्टी करना, सेफ की चाबियां दे देना, बटना घर की लाश दाया करने में मदद करना और वो उसकी यारी, दोस्तदारी, वाजेदारी, क्या वो सब रिश्ते एक नाखुशगवार
तमाशी से हवा में तहलील हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर विनिश की जगह मैं होता तो क्या करता? फर्ज करो विनिश ने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया, मगर जिस ताल्लुक में झूठ और मसरत की अमीज़श हो वो रेत की दीवार है, और मैंने उससे मुसलसल झूठ बोले हैं। इस मरतबा ये बात टल गई तो क्या हुआ? आइंदा किसी भी लम्हे उसे पता चल सकता है कि मैं एक मफरूर कातिल हूँ। उसके बाप प्रकाश चंद्र की मौत का थोड़ा बहुत सबब मैं भी हूँ, और उसके बड़े भाई महेश चंद्र को मैंने हलाक किया था। मैं पुलिस से छुपता भागता फिर रहा हूँ, और सबसे आखिरी बात यह है कि मेरा नाम मोहनदास की बजाय जमशेद आलम है। वो कहाँ तक दरगुदर करता रहेगा? जब मेरे चेहरे से नकाबें उठेंगी और मेरा असल रंग नजर आएगा तो मैं उसकी नज़रों में कैसा नजर आऊँगा? उसे क्या जवाब दूंगा कि खता उससे पहले झूठ की है जो मैंने गलती से बोल दिया था। डाली नकदी का थैला अंदर किसी जगह मुंतखब करके सहन में आ गई और गुड्डे को एक तरफ बिठाकर चूल्हा झोंकने लगी। वो गीली लकड़ियों में फूंके मार रही थी और स्याह धुआं उसके इर्द गिर्द उठ रहा था। मैं भी एक गीली लकड़ी था जिसमें कभी कभी आग लग जाती थी तो धुआं उठने लगता। नाखुश होता था कि पूरी तरह जल जाऊं, और मैं भी रफ्ता रफ्ता जल रहा था। जहन की अदालत कोई फैसला करने में नाकाम हो गई, इसलिए कि मुकदमा बड़ा पेचीदा था। ना मैं शारदा को छोड़ सकता था, ना जख्मी विनिश से इस आलम में दूर हो सकता था, ना विनिश चंद्र के सामने आंखें उठाने की ताकत थी, ना ये मौका फरार होने का था। रियासत की पुलिस के कुत्तों की जंजीरें खोली जाने वाले थी। आदमी शर्मसारी, जिल्लत और बेगैरती से बचने की खातिर अगर कुछ दिनों के लिए अपना वजूद जिन भूतों की तरह दूसरों की नज़रों में मुअत्तल करने पर कादर होता तो कितने अज़ार से बच जाता। फर्श पर इसी तरह सवाल जवाब करते, जलते और तड़पते हुए देर हो गई। डाली ने चाय तैयार कर ली और यूं ही बड़े पड़े ठंडी हो गई। उधर गुड्डा रो रहा था और वो बार बार मेरी तरफ हमकता था और मेरी सर्द मोहरी देखकर रोने लगता। उसे क्या मालूम था कि मेरी कैफियत उससे मुख्तलिफ नहीं है। गुड्डे के पास तो डाली है, उसकी माँ, मेरे पास कौन है? शुरू में तो डाली इधर उधर अकड़ी ऐंठी और मुझसे किनारा काश सहन में फिरती रही। फिर उसे मेरी हालत पर तरस आ गया। उसने चाय का एक और प्याला बनाकर मेरे सामने रख दिया और मुझे धप मार के उठाया और मोट के थम से टिक गया। डाली एक लोटा पानी ले आई और चुल्लू में पानी भरकर उसने मेरा मुंह धुलाया। मेरी आंखें साफ की, हाथ साफ की और अपने पल्लू से मेरा मुंह पूंजा। फिर उसने एक गिलास में पानी देकर मुझे कुल्ली करने का इशारा किया और अंदर से कंगा लाकर वह मेरे बाल काटने लगी। उसे कुछ और ख्याल आया। मेरा कोट, कमीज और बनियान उतार कर उसने दूसरा लिबास पहनाया। जो लिबास मुझे नहीं पहना सकती थी उसे मेरे स्पुर्द करते हुए बोली, जा अंदर जाके बदल ले। जब मैं लिबास तब्दील करके आया तो वह मुक्त सिर सा नाश्ता फर्श पर लगा चुकी थी जिस पर गुड्डा हाथ मार रहा था। मैंने उसे गोद में बिठा लिया। डाली की खातर चंद लुकमे तेज तेज जहर मार किए। मेदी ने चाय की एक प्याली और चंद लुकमों के एवज कुछ रियायत दी। खींची हुई रगें ढीली पड़ने लगी। सोचता रहा कि कहाँ जाऊं। मुमकिन है विनिश चंद्र की तरफ से मेरी बरतरफी का हरकारा आ जाए या शारदा की तरफ से कोई पैगाम मसूल हो। पता नहीं विनिश की तबीयत अब कैसी है। रात वो जाग रहा था और मेरी आमद की आहट पाकर खैरियत दरियाफत करने के लिए बेचैन हो गया होगा। अंदर देखा तो ये नाटक जमा हुआ था। डाली बर्तन धोने की ट्रे उठाए हुए थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। ट्रे उसके हाथ से छूट गई और उसने बेबसी से मुझे देखा। मोड़ कर दरवाजे पर गया। विनिश चंद्र के सेक्रेटरी का एक मातहत मटके सरासीमा हालत में खड़ा हुआ था। मोहनदास जी, उसने हाथ जोड़कर एक ही सांस में कहा, राजकुमार विनिश ने आपको फौरन तलब किया है। क्यों, क्या हो गया? मैंने सर्द मोहरी से पूछा। कोई गैर मामूली बात हो गई है मोहनदास जी। राजकुमार ने नर्सों और डॉक्टरों को बाहर निकाल दिया है और हुक्म पर हुक्म दे रहे हैं। गहरा मामला मालूम होता है। अच्छा, मैंने मुस्कुरा कर कहा, और उनसे जाकर कहो कि गुलाम हाजिर होता है। मेरे साथ चलिए। क्या? मेरी आंखें सुर्ख हो गई। वो घबरा गया और मुझे प्रणाम करता हुआ वापस चला गया। विनिश ने बुलाया था, गालियां देने और जलील करने के लिए बुलाया होगा। थाना समझ के चलो। मैंने गुड्डे को डाली की गोद में रखा। हौसला रख रही, ये कहकर मैं खुद ही झिंपने लगा। डाली का चेहरा मुझसे नहीं देखा गया था। मैंने अपने आप को जल्द ही घर से निकाल लिया। सुबह के 8 बज रहे थे। बांदी बीना रानी के कमरे में हस्बे मामूली खिदमात अंजाम देने गई होगी और उसने बीना रानी का खून में लथपथ बदन देखा होगा। फिर वह दौड़ी दौड़ी प्रीत के पास गई होगी, या रात को परशुतम के वापस ना आने पर जगदीप ने बीना रानी को फ़ोन किया होगा।
वहां से कोई जवाब न मिलने पर उसने प्रीत से राब्ता कायम किया होगा और प्रीत समझ रही होगी कि उसकी माँ ने रात को तन्हाई दूर करने के लिए पुरुषोत्तम को तलब किया होगा। उधर कंवर परदेव का पर्सनल स्टाफ कंवर जी को जगाने के लिए ऊपरी मंजिल तक आया होगा तो अटेंडेंट और कंवर का खून देखकर उनकी आंखें फट गई होगी। जब सुबह सवेरे दोनों दरबानों को हिफाजती अमले ने सदर दरवाजे पर बेहिस्सो हरकत पड़े देखा होगा तो हवेली में हंगामा बर्पा हो गया होगा। फिर हाथी परशुत्तम की लाश दरियाफ्त करने वाला सबसे पहली खबर सुनाने के शौक में उछलता हुआ मुतलका लोगों के पास पहुंचा होगा। जगदीप को इतला दी गई होगी कि पिताजी बहादुर परलोक सुधार गए, यानी उन्हें जबरन परलोक भेज दिया गया। राजेपुर के महाराजा राजकुमारी कमल, ऑफिसर इन कमांड कर्नल हार्डिंग, राजेपुर और से मुल्हिक अंग्रेज छावनी में जंगल की आग की तरह यह खबरें फैल जाएगी। जगदीप सिलसिले मिला रहा होगा। सिलसिला मिलाना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं, सामने की बातें थी। रात कोई बीना रानी के कमरे में दाखिल हुआ। उसने बीना रानी से परशुत्तम को बुलवाया। दरमियान में से शूट करके परशुत्तम के साथ हवेली में दाखिल हुआ और जहां जहां उसकी जरूरत समझी खून कर आया। गोया कातर प्रकाश बूंद से रवाना हुआ। प्रकाश बूंद का कोई शख्स, मगर कौन शख्स? दरबानों की मौजूदगी में कौन अंदर दाखिल हो गया? मोहनदास, वो तो विनय चंद्र के यहाँ मौजूद था। बराबर के कमरे में शारदा थी और वह इस अमर की गवाह है। हाँ, ये और बात है कि विनय चंद्र या शारदा गवाही देने से इनकार कर दें। मुझे महसूस हुआ कि भून में एक तरासीमगी और सनसनी दौड़ी हुई है, या ये मेरे अंदर की उदासी और लर्जा खेदी थी कि हवाएं बदली हुई मालूम हो रही थीं। कुछ दूर आगे जाकर मुलाजमों में तेजी, तंदी और गर्मी नजर आई। हर सुबह एक ताज़ा वारदात पर प्रकाश बूंद के महकूमों और हाकिमों के लिए एक ताज़ा खबर। सुबह का नाश्ता आगे बढ़ते बढ़ते मुझे अपनी अहमियत का अंदाज़ा हुआ। बिल्कुल इस तरह जैसे कोई मुसन्नफ़ अपनी कहानी के तासरात के लिए कायरीन के चेहरे तकता रहता है, या नाटक का हदायतकार दरवाजे पर खड़े हुए तमाशाइयों की खुलबली और बेचैनी से अपने काम की कदरों कीमत का तखमीना लगाता है। मुझे भी अपने रात के नाटक का रद्द अमल देखने की बेचैनी थी। मैं नॉर्मल अंदाज में अपने हम पेशा लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ विनेश के महल में दाखिल हो गया। दरबार ने प्रणाम करके सबसे पहले ये खबर मुझे सुनाने का एजाज़ हासिल किया कि बीना रानी अपने कमरे में मुर्दा पाई गई हैं। मैंने हैरत और अफसोस का इजहार करके उसे मतवक्का दाद दी। राहदारी में गैर मामूली सरगर्मी पाई जाती थी, लेकिन मुझे सर्दी लगने लगी। मेरे आइंदा दिनों की खुशी और नाखुशी का इन्हिसार विनय चंद्र के मौजूदा रवैये पर था और अब वो लम्हा करीब आ गया था जो मुझे सुबह से शशो पंज में मुब्तला किए हुए था। मैंने तय किया था कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। जो विनेश कहेगा खामोशी से सुनता रहूंगा और आखिर में दरख्वास्त करूंगा कि वो मुझे इज्जत के साथ बरी कर दे। आज तो सुबह सवेरे सवेरे जाग गए थे। रानी और उनकी बेटियां विनेश के मुलाकाती कमरे में गैर रस्मी लिबास में मलबूस औरतों का अच्छा खासा मजमा हो गया। वहाँ पारो भी थी। उसने मुझे देखा तो जैसे किसी ने उसकी आंखों का बटन दबा दिया और उनमें रोशनी हो गई। वो मेरी तरफ लपक कर आना चाहती थी मगर ठहर गई। दूसरी औरतों ने सरसरी तौर पर मुझे देखा और आपस में गुफ्तगू करने लगी। वो सब टुकड़ियों में बटी हुई सरगोशियाँ कर रही थी। विनेश की ख्वाबगाह में जाते वक्त मेरे कदमों को हचकिचाहट सी हुई। एक मुजरिम अदालत में दाखिल हो रहा था और एक मलबूस शख्स नंगा होने वाला था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, विनेश मुझे देखकर उछल पड़ा। उसने रिसीवर क्रेडर पर रख दिया। सर से पैर तक उसकी नज़रों ने मेरा अहाता किया। मैं किसी नाफरमान बच्चे की तरह सआदतमंदी से खड़ा हो गया जिसका कोई जुर्म पकड़ लिया गया हो, और कमरे में एक नर्सें थी। मुझे उनकी मौजूदगी से सहारा मिला। फिर विनेश के लबों पर एक मैनी खेत तबस्सुम उभरा। उसने इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया और मैं उसके पलंग पर गया तो उसने मुझसे चादर दुरुस्त करने के लिए कहा। नर्सें कुछ दूर थी। तुम सुबह कहाँ चले गए थे? उसने अपनी रवायती अपनाइए से कहा। मैंने अपनी नम आंखों से एक नज़र उसे देखा, फिर मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। शारदा भी परेशान थी कि तुम अचानक कहाँ चले गए। कह रही थी कि तुम बहुत थके हुए आए थे और नींद बेहोशी की हालत में थे। विनेश बाबू, मैंने नदामत से सिर्फ इतना कहा और खामोश हो गया। रात तो तुमने कमाल कर दिया। और वो मेरा हाथ दबाते हुए बोला, विनेश बाबू, क्या आपने मुझे मेरी रात की कारकर्दगी के मुआवजे में माफ़ किया है? मेरी आवाज़ भर आ गई। बिल्कुल पागल हो। बहरहाल बात होगी। मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा था। खामोशी से वापस चला आया था। मैं उसकी सूरत देखने लगा और इस हंगामे में कोई बात नहीं हो सकती।
میں نے تم سے ملنے کے لیے بے چین تھا، اس لیے میں نے تمہیں بلا لیا۔ سب کام ٹھیک تو ہوا ہے؟ ہاں، کوشش تو یہی کی تھی، میں نے آہستگی سے جواب دیا۔ تم نے پھر ایک رات جا کر گزار دی، مگر یہ ممکن کیسے ہوا موہن؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم تو کوئی جادوگر ہو۔ چادر درست کر کے میں اس کے پاس مستعد کھڑا ہو گیا، کیونکہ پارو اندر آ گئی تھی۔ وینش اس کے سامنے مجھے حکم دینے لگا، اب ادھر ادھر کہیں نہ جانا اور مجھے تمہاری ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ وینش، تم نے سنا؟ پارو نے آتے ہی کہا، تمہارا سیکرٹری کہتا ہے کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ راجے پور سے باہر جانے والے ہر راستے پر مسلح پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قاتل دربانوں کو مار کر حویلی سے باہر چلا گیا اور وہ اس وقت راجے پور میں ہی کہیں موجود ہوگا۔ کیا سنسی خیز واقعہ ہے؟ پارو نے وینش کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ جہاں راج پاٹ کے چکر ہوں وہاں ایسے واقعات معمولات میں شامل ہوتے ہیں۔ قاتل بھی کسی کا اعلیٰ کار ہے، یقیناً اس کی کوئی ذاتی دشمنی قمر پردیو سے نہیں ہوگی، وینش نے بے پرواہی سے کہا۔ مگر ایک ہی رات میں اتنے قتل؟ پارو حیرانی سے بولی۔ ان معاملوں میں گھنٹوں میں شہر کے شہر ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے۔ آج وہاں گولی چلی ہے، کل یہاں کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ یہاں کا نمبر تو پہلے ہی آ چکا ہے، پارو مجھے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولی اور پھر اچانک مجھ سے مخاطب ہوئی۔ موہن، تمہیں یہ خبر کس وقت معلوم ہوئی؟ میں سٹپٹا گیا۔ پارو نے خلاف توقع وینش کے سامنے مجھ سے بے تکلفی میں سوال کر کے شرارت کی تھی۔ جی مجھے ابھی پتہ چلا ہے پارو رانی۔ بینا رانی، وہ تو تم پر خاصی مہربان تھی۔ جی ہاں، بڑا خیال رکھتی تھی، ان کا غصہ بھی پیارا لگتا تھا، میں نے پارو کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ وینش کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ میرے ساتھ پارو کے سوالوں پر کسمسا رہا تھا۔ پارو نے آنکھوں میں مجھے اشارہ کیا اور آج میں اس کی طرف ضرور پہنچوں، اور میں نے اقرار میں پلکیں جھپکائیں۔ پارو پر جملوں سے باز آ گئی اور پھر کوئی فون آ گیا۔ پارو غور سے وینش کی گفتگو سننے لگی۔ یہ آفیسر ان کمانڈ کرنل ہارڈنگ کا فون تھا۔ وہ بینا رانی کے قتل کی تفصیلات پوچھ رہا تھا اور افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ وینش چندر اپنی دوستی کے ایک بڑے امتحان میں صاف کامیاب ہو گیا۔ اس نے بڑی چاقو دستی اور خوبصورتی سے آخری شب کے سنگین واقعے پر اپنی بے نیازی کا اظہار کر کے مجھے ایک بڑے عذاب سے بچا لیا۔ صبح سے مایوسی، خالی ذہنی اور ناتوانی تھی۔ اس وقت ایسے محسوس ہوا جیسے وینش نے مجھے طاقت اور اعتماد کا انجیکشن لگا دیا ہو۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اسے لپٹ کر آنسو بہاؤں، لیکن میں ندامت اور ممنونیت کا اظہار بھی نہ کر سکا۔ میرے لیے وینش چندر کے تمام رویوں میں یہ سب سے حیرت انگیز رویہ تھا۔ شاردا اس بون کی عصمت تھی، عصمت کی علامت، راجے پور کے اس خاندان کی ناموس، سچی ناموس، اور اس کا دامن چاندنی کی طرح اجلا تھا۔ سب اس کی قدر کرتے تھے۔ مہاراجہ امرت ناتھ کے رائے میں وہ اس بھون کی سب سے قیمتی لڑکی تھی، مگر وہ اس بھون کے ایک سستے ملازم سے وابستہ تھی جس کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں تھا اور جو بڑی مشکوک حیثیت رکھتا تھا۔ جانے کون تھا، کیا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ شاردا اس سے متاثر تھی، راجکماری شاردا، مہذب، نفیس، حسین، تعلیم یافتہ، اور مجھے ایک خیال آیا کہ وینش چندر نے کہیں مجھ سے مفاہمت تو نہیں کی ہے، اس لیے کہ وہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گرا ہوا ہے اور اسے میری ضرورت ہے۔ اس نے جان بوجھ کر درگزر سے تو کام لیا نہیں لیا۔ راجے مہاراجے اقتدار کی امید میں اور اپنی زندگی کی ضمانت کے لیے اتنے بڑے سودے کر لیتے ہیں۔ راج محلوں میں مہیش چندر کا تعلق اس عورت سے تھا جو اس کے باپ پرکاش کی زوجیت میں ہے۔ راجکماریاں اپنے بھائیوں سے اور ساتھ سے کرتی رہتی ہے اور وینش بھی اسی مٹی کی پیداوار ہے۔ میں نے مختلف موقعوں پر ثابت کر دیا ہے کہ میں اس کے لیے کس قدر کارآمد آدمی ہوں۔ میں ایک رات میں 6 قتل کر سکتا ہوں، میں اس کی بہترین ڈھال ہوں۔ میرا پیادہ ایسے خانے میں رکھا ہوا ہے جس کے پیچھے بادشاہ پوری طرح محفوظ ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو یہ میرے لیے سہانے روح ہے۔ وینش بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا، اس کے سوا میرے پاس کیا چارہ ہے کہ جب تک حالات موافق نہ ہوں میں بھی مفاہمت کا راستہ اختیار کروں۔ وینش نے کرنل ہارڈنگ کو تفصیل کے ساتھ گزشتہ رات کے واقعے سے مطلع کر دیا تھا۔ اسی لمحے سے باہر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ پارو بھاگی بھی باہر گئی، نرسیں بھی دروازے سے باہر جھانکنے لگی۔ وینش نے پھر مجھے اپنے قریب بلا لیا۔ اب رات ہی کو تم سے بات ہوگی، وہ تذبذب سے بولا۔ مجھے خدشہ ہے کہ تم پر شک کرتی ہے، وہ اب بے ضرر ہے، میں نے اس کا زہر نکال لیا ہے۔ ہاں، کیا مطلب؟ وہ تعجب سے بولا۔ یہ بھی ایک نئی خبر ہے، یعنی بلا جھجک کے بولا، اعتماد کیا جا سکتا ہے۔
बड़ी हद तक मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। काश मैं सबको बाहर निकाल सकता और तुमसे बातें करता। बाहर से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे उन्हें बीना रानी का शदीद गम है। शायद प्रीत अंदर आ गई थी। आप अपनी तरफ तवज्जो दीजिए, अभी ज़ख्म भरा नहीं होगा। मुमकिन है कुछ दिनों के लिए आराम मुयस्सर आ जाए। काश ऐसा हो, वरना फिर गिनती ज़्यादा हो जाएगी। बचपना भी किया जा सकता है, मुझे इसका अंदाज़ा है। आपके जल्द सेहतयाब होने का इंतज़ार है। बहरहाल इस मौके पर आपकी ज़ख्मी हालत भी कुछ ठीक ही है। इतनी इजलत नुकसानदा भी हो सकती है। तुम्हारे जहन में कुछ बड़े मंसूबे मालूम होते हैं। मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया था। अब क्या इरादा है? वो राजदारी से बोला। क्रियाक्रम से निमट लीजिए, रात को बात होगी। कुछ औरतें रोती हुई दाखिल हुई और विनेश का कमरा अच्छा खासा मातम कदा बन गया। मैं प्रीत को देखने के लिए बेकरार था और इसलिए मौका मिलने पर बिलखती हुई औरतों के दरमियान पहुंच गया। अजीब बात थी कि वहां शारदा मौजूद नहीं थी। प्रीत हर तरफ से मातम गुसारों में घिरी हुई थी। ऐसे आलम में किसी कातल का रद्द अमल क्या हो सकता है? मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ होगा। असल में ये आम लोगों का नहीं, कातलों का मामला था। कभी वजन उस तरफ ज़्यादा हो जाता, कभी इस तरफ। प्रीत को कम से कम ये ख्याल कभी ना आया होगा कि उसकी माँ भी निशाना बन सकती है, या जवाबात इतने शार्प और बराह रास्त तरीके से दिया जा सकते हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे नमूदार होने पर कई आंखों में खैरगी पैदा हुई। नथने फूले और ऊपर के निचले होंठों पर हावी आने लगे। मैं भी उदास और दिलगीर था। किसी ने आकर कहा कि विनेश प्रीत को अंदर बुला रहा है। फिर कुछ ऐसी आवाज़ें आईं जैसे प्रीत अंदर जाने से इनकारी हो। खूब, और मुझे प्रीत की ये अदा पसंद आई। उसमें एक बांकपन ज़रूर था, गोया वो जानती थी कि हदायतनामा विनेश अंदर की जानब से जारी हुआ होगा। बुजुर्ग लोगों ने यह असरार उसे उठाया। एक कोने में ये मुलाजिम सिमटा हुआ खड़ा था। प्रीत के बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई थीं। दरवाजे के करीब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह हवास बाख्तगी से एक कदम पीछे हटी, फिर ठटक कर रुक गई। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर जम गईं। यकीनन मेरे रद्द अमल से उसे मायूसी हुई होगी। मैं पलके झपकाए बगैर उसे घूरता रहा और उसे रोना आ गया। ये लम्हों की बात थी। मुमकिन है किसी ने बतौर ख़ास तवज्जो दी हो। औरतें प्रीत को संभालती हुई विनेश के पास ले गई। मैं बाहर ठहरा रहा। पारो मेरे करीब से ये कहती हुई गुजर गई कि मोहन, भून से बाहर निकलने की कोशिश ना करना। पारो ने मुझे चौंका दिया। क्या कल रात किसी ने मुझे देख लिया था? देखने की क्या बात है, मैं सामने का देखा भला शख्स हूँ। विनेश बीमार है और मुझसे ज़्यादा कोई उसके करीब नहीं। जिस तरह मैंने परशोत्तम को दरमियान से हटाया है, उसी तरह मुझे हटा दिया जाएगा। बल्कि ये सबक मैंने उन्हीं से हासिल किया था। बस एक बात से रूह कांपती थी। पुलिस की मदाखलत मुझे पसंद नहीं थी। पारो का इशारा वादे था। उन्होंने पुलिस के सामने अपने शक के तौर पर मुबहम अल्फाज में मेरा नाम नामी लिया होगा। पुलिस किसकी? रियासत की। रियासत किसकी? जागीरदारों की, स्याह सफ़ेद के मालकों की। मुझे अपनी जेबों में पिस्तौल की कमी शिद्दत से महसूस हुई। हथियार तो छोटा सा है, मगर उससे बड़ा सहारा रहता है। रात तमाम नकदी और पिस्तौल मैंने शारदा के हवाले कर दिए थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भून की सोगवार फिजा में तेजी आ गई। रोने वालों का शोर बढ़ता गया और ताज़ियत करने वालों का तांता बद गया। जगदेव को अधूरी सेहत की में एक खसूसी एम्बुलेंस के जरिए उसकी हवेली भेज दिया गया। उठने के काबिल भी वो कहाँ होगा? कुर्सी पर बैठकर अपने बाप का आखिरी दर्शन जरूर कर सकता था। जगदीप के क़याम की वजह से यह जगह साजिशों का मरकज़ बन गई थी। उधर वो ज़ख्मी था और इधर विनेश ज़ख्मी थे। उधर बीना रानी की आरती तैयार पड़ी थी, उधर कमर प्रदीप बहादुर की। अब फरीकीन को असूलन और अखलाकन थक जाना चाहिए था। दिन कम, वाक़या ज़्यादा हो गए थे। गुज़श्ता चंद दिनों में बड़े तेज़ जवाबी हमले हुए थे, लेकिन आज का वाक़या सबसे शदीद था। रियासत राजेपुर की सियासत पर उसके गहरे असरात मुरतब होने का इम्कान नज़र आता था। मुझे अंदाज़ा था कि बात कमर प्रदीप के कत्ल पर ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये तो इब्तिदा थी। आने वाले दिलों के मुख्तलिफ मेरे ज़हन में उभर रहे थे और मैं अपने साए से मोहताज था। किस्मत शुरू से ना मेहरबान रही थी। मैंने उसे और नाराज़ कर दिया था। बीना रानी की आरती बड़े धूम से उठी। प्रीत ने बड़ी बर्दाश्त का सबूत दिया था। उसके बाद अमदन मैं उसकी पर कटी जख्मी मछली के सामने नहीं गया। राजेपुर के मुअज़्ज़िज़ीन का एक बड़ा हजूम आरती के साथ था। लोगों में अजीब चैम गोइयाँ हो रही थीं।
अंग्रेज़ों की नुमाइंदगी मेजर रॉबर्ट कर रहा था। वीनस चंद्र भी एक कार में आरती के जुलूस में शामिल था। तय ये हुआ था कि पहले बीना रानी का क्रियाक्रम कर दिया जाएगा, फिर कंवर प्रदीप की हवेली से आरतियां उठीं। रियासत के डॉक्टरों और पुलिस के सुराग रसानों को लाशों की तहकीक और तफ्तीश का खासा वक्त मिल गया था। तमाम निशानात महफूज कर लिए गए। मेरे कान इधर उधर की खबरें सूंघ रहे थे। बीना रानी को संदल की लकड़ी में जलाने के बाद भून के तकरीबन सभी अफराद जगदीप की हवेली की तरफ चले गए। सिर्फ बच्चे, बूढ़े और मुलाजिम रह गए और सोगवार प्रीत के कमरे में चंद औरतें रह गईं। भून में हर तरफ से सन्नाटा तारी हो गया। वीनस की नोखेज भांजी ने मेरे रास्ते में हायल होकर मेरी तवज्जो अपनी जन्म अब्जूल कर ली। वो चुटकने के मरहले में थी। कच्ची कच्ची नाशपाती, छोटी और लंबी हरी मिर्च की तरह, मीना की तरह वो चहचहाती थी। मुझे देखा तो खींचते हुए मेरे पास चली आई और कहने लगी, मोहनदास, हमें डर लग रहा है। मैंने कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए मेरे पास। तुम हमारी तरफ क्यों नहीं आते? वो नाराज़गी से बोली। कैसे आए? आपने बुलाया ही नहीं, मैंने शौकी से कहा। वो लचक कर शर्मा कर बोली, हम कैसे बुलाएं? जिस तरह बुलाया जाता है। एक लड़की एक लड़के को जिस तरह याद करती है। और मैंने उसकी शोक आंखों में झांक कर कहा, हम नहीं जानते, तुम ही बताओ। वो ना से बोली। देखिए, मैंने उसे समझाने के अंदाज में कहा, जब कोई लड़की किसी लड़के या लड़का किसी लड़की से बातें करने का आरज़ूमंद होता है और वो एक दूसरे को पसंद भी करते हों तो उनकी आंखें बातें करती हैं, उनके जिस्म आपस में बातें करते हैं। मगर आप भी, मैं कहते कहते रुक गया। बात पूरी करो। और तुम्हारे बारे में मशहूर है कि तुम बहुत अच्छे लगते हो, बड़ी अच्छी बातें करते हो, मुझसे बात तो करो ना। वो शदाइयत से बोली। अच्छा, क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में? कहते हैं कि वो एक सुंदर आदमी है, बिल्कुल प्रिंस लगता है। बीना आंटी जो मर गई वो भी यही कहती थी। और क्या कहते हैं? मैंने तजस्सुस से पूछा। पहले तुम बताओ कि तुम क्या कह रहे थे? वो जिद करने लगी। मैं कह रहा था कि आप अभी और छोटे और लोगों से छोटी है ना, अभी वक्त है, बात थोड़ी सी देर। और मैंने उसे सरतापा देखते हुए कहा, फिर देखिए लोग आपको किस तरह अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं और आप इनकार कर देंगी। मैं कोई बहुत छोटी हूँ? वो तलखी से बोली। ऐसी भी नहीं, मगर दूसरों के मुकाबले में। बस ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ? और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या आप नाराज़ हो गई? सुनिए तो मेरे कहने का मतलब। नहीं, तुम गधे हो। और वह अपना हाथ छुड़ाकर पैर पटकती हुई चली गई और मुझे हैरतों में डुबो गई। वो मुझसे ज़्यादा मर्दमशुरा साबित हुई थी और मैंने उसके खिताब पर गौर करना शुरू किया। और इससे पहले भी मुझे यहाँ मुतअद्दिद खिताबात से नवाजा गया था। बड़े लोग खिताबात अता करने में बड़े फ़याद होते हैं। वो मुझे मबहूत कर गई। शाम तक मैं वीनस चंद्र के मुलाकाती कमरे में बैठा घास खाता रहा और जुगाली करता। रोशनियां जल गई तो मेरे असाब बुझने लगे। फ़ोन की घंटी टर्र टर्र बजने लगी। मैंने टेलीफोन उठाया तो किसी ने सख्त आवाज़ में कहा, मोहनदास। हाँ, मैं ही हूँ, कोई महाशय बोल रहा है। और मैंने हैरतज़दा सादगी से पूछा, फरमाइए क्या काम है? काम वाम नहीं है, आवाज़ दुरुस्त हो गई, एक बात कहनी थी। हुक्म, मैंने मुतात अंदाज में कहा। मोहनदास, तैयार रह, अब तेरे बुरे दिन आ गए हैं। कोई नफरत और गुस्से से बोला। और तूने राजेपुर के बुलवानों को नहीं देखा? वो बदला लेना जानते हैं। कैसा बदला? किसका बदला? मैंने उलझते हुए पूछा। आप कौन महापुरुष हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं मोहनदास तो प्रकाश बूंद का सेवक हूँ। और आप कौन से मोहनदास से बात करना चाहते हैं? हरामजादे। उसके बाद मगरजात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी हो गया। मैं सुनता रहा। जब वो थक गया तो मैंने पूछा, कुछ और रह गई हैं? हम तुझे देख लेंगे, मैं यही रहता हूँ, किसी दिन ज़रूर इधर आओ। जवाब में चंद और ताज़ा गालियाँ सुनाई गईं जिनमें मेरे हर मरहूम वालदैन का जिक्र था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया ताकि कहीं कोई गलत बात ज़ुबान से न निकल जाए। मेरे जवाबात इस्तेमाल किए जा सकते थे, चुनाचे मैंने सुनने और खौफ व हैरत का इज़हार करने ही पर इक्तफ़ा किया। मुझे हंसी आ गई। खासे नादान लोगों से वास्ता पड़ा था, बड़ा बचपना कर गए हैं। इस नादानी से डर लगता था, ऊंट पटांग हरकतें करेंगे। भला इस फ़ोन की क्या ज़रूरत थी? मेरा इरादा था कि भून के बाद सरफरोश मुलाजमों को इकट्ठा करके एहतियातन छोटा मोटा गिरोह तश्कील दे लूँगा। लेकिन मैंने किसी से रब्ता कायम करने का ख्याल तर्क कर दिया, क्योंकि अब उसी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। और उस फ़ोन से कम से कम इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि परशोत्तम के बाकी मांदा लोगों की औकात का इल्म हो गया। और ये भी पता चल गया कि ज़्यादा दिनों तक सुकून से रहने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। और उन्हें खासी इजलत मालूम होती थी।
रात को कोई 9 बजे भून में गाड़ियों की आवाज़ें गूंजने लगी और मैं अपनी नशस्त से उठ गया और सबसे पहले वीना चंद्र कमरे में दाखिल हुआ और वह खासा घबराया हुआ मालूम होता था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और उस मुस्कुराहट में तसना शामिल थी और वह मुझसे कोई अहम बात कहना चाहता था, मगर उसके पीछे पीछे कुछ रानियां और हिमा, शंतला और पारो चली आईं। मुझे आसार कुछ अच्छे नज़र नहीं आए। विनश, अब तुम आराम करो, बुजुर्ग महारानी माया देवी ने शफकत से कहा। तुम आज बहुत थक गए होगे। हाँ, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। शोला रुखसार पारो के चेहरे पर भी जर्दी छाई हुई थी और वो बेकरार से इधर उधर थड़क रही थी। उसने चुपके से मुझे इशारा किया और मैंने इकरार में सर हिला दिया। वो भी मुझे सुनाने के लिए बेचैन थी। आज के बारे में अपने गमज़दा तासरात का इजहार करने के बाद उसने महारानी माया देवी से एक बेमौका सवाल किया। क्या ख्याल है माया जी? उसने मेरी तरफ देखकर पूछा। क्या कातिल पकड़ा जाएगा? माया देवी ने बेजारी से कांधे उचकाए। हाय, मरने वाले अपनी जान से गए, कातिल पकड़ भी लिए जाएं तो वो जिंदा होने से तो रहे। सुना है महाराजा भी दिलचस्पी ले रहे हैं। कर्नल हार्डिंग ने महाराजा को मजबूर किया है कि वह रियासत में अमन व अमान बहाल रखें और पुलिस के इंतजाम दुरुस्त करें। शहर के घर घर की तलाशी ली जा रही है। सुबह से बहुत से लोगों को पकड़ा गया है। मेरा ख्याल है कि अब कातिलों का बचना मुश्किल हो जाएगा। ये इंतजाम तो पहले ही से होने चाहिए थे। छोड़ो बिपारो, कमर दर्द से दोहरी हुई जा रही है। सवेरे से रात तक एक टांग पर खड़े खड़े वक्त गुजर गया। मुझे बेचारी बीना बहुत याद आ रही है। कल तक कैसी हंसती खेलती थी, किसी को क्या मालूम था, माया देवी ने कराहते हुए कहा। वीना चंद्र लिबास तब्दील करने अंदर चला गया था, मगर कत्ल और कातलों का जिक्र सुनकर वापस आ गया। माया देवी ने उसे सरजश की कि वो आराम करने के बजाय इधर क्यों आ गया है। अब चलो विनिश को तनहा छोड़ दो, वरना ये आराम नहीं कर पाएगा। माया देवी ने खुद जाने में पहल की और अपने साथ सबको ले गई। सिर्फ पारो रह गई। नर्सें विनिश के गिर्द घेरा डाल के खड़ी हो गई थी। नहीं, हम इंजेक्शन नहीं लेंगे, विनिश ने झंझलाकर कहा। राजकुमार, ये ज़रूरी है, नर्स ने मौदबाना दरख्वास्त की। थोड़ी देर बाद लगा देना, पारो ने नर्स को हुक्म दिया। अभी पारो ने यह हुक्म सादर ही किया था कि विनिश के सेक्रेटरी ने इतला दी कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस चंद पुलिस अफसरों के साथ आ रहे हैं और मुझे तेज दीवार से टेक लगाना पड़ी। रात के विनिश ने घड़ी देखते हुए तशवीश से कहा, 9:30 बजे। जी राजकुमार, सेक्रेटरी ने मशीनी अंदाज में जवाब दिया। ये कैसी बदतमीजी है, क्या ये लोग सुबह नहीं आ सकते थे? इन्हें 10 मिनट बाद अंदर भेज दो, विनिश की बजाय पारो ने सेक्रेटरी के जवाब दिया। विनिश कभी पारो को देखता, कभी मुझे। मोहनदास, पुलिस आ रही है, पारो ने विनिश की मौजूदगी में जुर्रत की। मुमकिन है और वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएं, क्योंकि बून के किसी फर्द ने मुखबरी कर दी है। बून के और बहुत से मुलाजम भी पूछ गुछ के लिए कोतवाली ले जाएंगे। हालांकि रात भर तुम विनिश की खिदमत में रहे हो, जैसा कि विनिश ने मुझे बताया है। हम उनसे यही कहेंगे कि तुम रात भर यहीं रहे हो। फिर भी मुमकिन है कि वो खाना पूरी के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाएं। तुम घबराना नहीं। क्या तुम्हारे पास अपनी हिफाजत के लिए कोई हथियार है? नहीं, मैंने तज़ब्ज़ब से जवाब दिया। मैं कहूँगा कि मैं मुसलसल कहता रहूँगा कि तुम रात भर मेरी खिदमत करते रहे थे। विनिश अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर बोला। शारदा भी इसकी गवाह थी कि बराबर के कमरे में मौजूद थे, लेकिन मामला आम पुलिस की बजाय स्पेशल पुलिस के हाथ में पहुँच गया है। पता नहीं तुम्हारे किस दुश्मन ने तुम पर शक ज़ाहिर किया है और उससे पुलिस से दरख्वास्त की है कि उसका नाम ना बताए। तुम जानते हो, आम पुलिस बून में हमारी इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं हो सकती, मगर ये कार्रवाई महाराजा और ऑफिसर इन कमांड कर्नल हार्डिंग के ख़ास अहकाम के तहत अमल में लाई जा रही है। उनका ख्याल है कि गुंडों और शोहदा के गिरोह दोनों महलों में मौजूद हैं, मुसलसल कत्ल हो रहे हैं और उनकी रोकथाम बेहद ज़रूरी है। उन्होंने हमसे गुजारिश की है कि हम पुलिस से तावन करें और अपने करीबी मुलाजमों को भी तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन भेज दें। विनिश के लहजे में तासर था, घबराहट और झिझक थी। मेरी ज़ुबान मुश्किल से खुली। आप पुलिस से ज़रूर तावन करें, मैं उनके साथ चला जाऊंगा, मैंने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। ख़ास मुलाजमों और जानसारों को भी परेशान किया जा रहा है, उससे बदएतमादी फैलेगी, पारो ने तलमलाते हुए कहा। मगर पुलिस को अपनी कारकर्दगी तो दिखाना ही है। उसके बावजूद जानसारों की जानसारी, वफादारों की वफादारी में कमी नहीं आएगी। मैंने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। पारो की मौजूदगी में विनिश से खुलकर बात नहीं की जा सकती थी। पारो और विनिश भी अपनी अपनी जगह ये महसूस कर रहे थे कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ,
ये भी अच्छी रही कि पुलिस को कारकर्दगी दिखाने का मौका मिला और आपकी मसलत ठहरी, हमारी जान गई। रियासत का मतवक्का महाराजा अपने खसूसी मुलाजम को पुलिस की दस्तबरद से नहीं बचा सकता, क्योंकि उसे अपने अंग्रेज आकाओं और महाराजा की नाराज़गी का डर है। एक हम हैं कि दोस्ती की खातर कहाँ कहाँ चले गए, एक वो है कि अपनी मजबूरियाँ ज़ाहिर कर रहे हैं। चलिए, ये भी क्या कम है कि मुलाजमों के सामने उन्हें वजाहतें करना पड़ रही हैं। कम अज़ कम इतना तो ख्याल है कि मैंने खुद को ज़मीन में धंसता हुआ महसूस किया। ज़मीन कातलों को अपनी तरफ खींचती रहती है। जैसे ही इंस्पेक्टर जनरल अंदर दाखिल हुआ, मेरा जिस्म सुन्न हो गया। आखिर पुलिस आ गई, वो पुलिस जिसकी नज़रों से दूर रहने के लिए मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भागा भागा फिरता रहा और उस चार दीवारी में आकर पनाह ली थी। मगर मैं ये भूल गया था कि पुलिस हर जगह मौजूद होती है। इंस्पेक्टर जनरल का चेहरा सख्त और दृश्य था। घनी मूंछों से वो कुछ और खौफनाक हो गया था। शक्ल से वो कोई शिकारी मालूम होता था, जानवरों का नहीं, आदमियों का ही सही। विनिश ने उसका पुरतपाक खैर मकदम किया। रस्मी जुमलों के बाद विनिश ने अंग्रेज़ी में कहा, मेहता जी, हमें मालूम है कि आप हमारे मफाद के लिए काम कर रहे हैं। आपकी तफ्तीश अपनी जगह दुरुस्त और ज़रूरी है। बिलाशुबा खून रेज़ वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है, मगर एक बात का शिद्दत से एहसास होता है कि वो ये कि जो हमारे ख़ास मुलाज़िम है और जिन पर हम आंधों और बहनों की तरह एतमाद कर सकते हैं, उन्हें इस सुराग रसी से सदमा पहुँचेगा। कम अज़ कम उन्हें तफ्तीश से खारिज कर दिया जाए। हमें खदशा है कि इनके शीशे में बाल आ जाएगा और आप उनके दिलों में एक खलश पैदा कर देंगे। बेशक राजकुमार, इंस्पेक्टर मेहता ने कहा, मगर ये एक रस्मी कार्रवाई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके मुलाजमों के साथ इंतहाई नरमी का सलूक किया जाएगा। उन्हें इज्जत दी जाएगी और उस वक़्त तक परेशान नहीं किया जाएगा जब तक उन पर शुबा ही ना हो। मुझे उम्मीद है कि बहुत से मुलाजमों को इब्तदाई तफ्तीश के बाद वापस कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है कि हमें उनमें से चंद लोगों का सुराग लगाना है जिन्हें आप नहीं जानते। बहुत मुमकिन है कि जिन्हें आप बहुत करीब समझते हों वही बिके हुए हों। अजीब अजीब तजर्बे होते हैं साहब। बहरहाल पुलिस ज़रा सी जद्दोजहद के बाद काले और सफ़ेद की तमीज़ कर सकती है। इस सिलसिले में बहुत एहतियात की जाएगी। गैर ज़रूरी तौर पर किसी को एक लम्हे के लिए भी नहीं रोका जाएगा। मेहता जी, क्या आप तफ्तीश का काम यही नहीं कर सकते? राजकुमार, मुझे खुशी है कि आप अपने मुलाजमों का इतना ख्याल रखते हैं। दरअसल इस सिलसिले में चंद माहरीन की खिदमात भी हासिल की गई हैं। कोतवाली का असर कुछ और होता है जनाब। हमें उंगलियों के निशानात हासिल करने हैं और ज़रूरी सवालात करने हैं। नफसियाती एतबार से उन्हें पुलिस स्टेशन तक ले जाना बाद औक़ात ज़रूरी होता है और वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आलात हैं और भी बहुत सी चीज़ें रात उगवाने के लिए मौजूद हैं। किसी एक शख्स का सुराग लगाना होता तो यहाँ हिसाब कर लिया जाता। कमर प्रदीप बहादुर की हवेली के मुलाजमों, शहर के मशहूर गुंडों और आपके मुलाजमों की एक बड़ी तादाद से निमटना है। मुजरिम ज़रूर उन्हीं में से कोई है और उधर महाराजा ने सख्त अहकाम नाफज किए हैं। मुझे मालूम है, खुद महाराजा से मेरी बात हुई थी। विनिश ने तलखी से कहा, अब देखिए ना मेहता जी, ये शख्स जो आपके सामने खड़ा हुआ है। विनिश ने मेरी तरफ इशारा करते हुए मुस्तरब होकर कहा, इसका नाम मोहनदास है। ये हमें बेहद अजीज़ है। इसने कई मरतबा हमारी जान बचाई है। कल रात सारी रात यह हमारी खिदमत करता रहा है। परसों भी ये रात भर जागता रहा और जब मुझे गोली लगी थी मैं उसे पुलिस स्टेशन भेज दूं, जबकि मुझे इस पर पूरा एतमाद है। इंस्पेक्टर जनरल और दूसरे अफसरान की निगाहें मुझ पर मरकूज़ हो गईं, जैसे किसी ने सर्च लाइट फेंक दी हो। मैंने मजबूती से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मुझे झुर्री आ गई। ये बहुत स्मार्ट और दिलकश नौजवान है, हम इसका ख्याल रखेंगे राजकुमार। इंस्पेक्टर जनरल मेहता ने मुझे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा, आपको मालूम है कि बीना रानी के कत्ल के सिलसिले में आपके भून के एक शख्स ने इस पर शक का इजहार किया है। फिर भी मुझे यकीन है कि हम उसे जल्द ही आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। आईजी खासा चालाक, बातूनी और तजर्बाकार शख्स मालूम होता था। मैं वो गुफ्तगू गौर से सुन रहा था। विनिश और पारो ने बहुत कोशिश की कि कम अज़ कम मेरे लिए वो रियाज ज़रूर हासिल कर लें कि मुझे तफ्तीश से बरिया ज़िम्मा करार दे दिया जाए, मगर इंस्पेक्टर जनरल ये बात बहुत खूबसूरती से टाल जाता और यही डट लगाए हुए था कि हम उससे बहुत अच्छा सलूक करेंगे, आपको कोई शिकायत ना होगी। देखिए, परसों आपको गोली लगी और परसों रात 2 मुलाजम भी मारे गए। इससे पहले भी ऐसे संगीन वाक़यात पेश आ चुके हैं। आपके भाई मोहित चंद्र को किसी ने छुरा मार दिया था।
जल्दी मुझे एहसास हो गया कि विनश और पारो भी मजबूर हैं और उन्होंने अपने तौर पर बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा कुर्बत का इजहार करके मामला और मशकूक बनाना नहीं चाहते थे। रफ्ता रफ्ता उनका इसरार कमज़ोर पड़ने लगा और मेरे जिस्म में सर्द लहरें उठने लगी। सारा जिस्म पसीने से शराबूर था। ले भाई, अपना अंजाम को पहुँच, चल सोए मक्तल चल। जमशेद साहब, बोरिया बिस्तर उठाइए। और ये सर्दी गर्मी क्या है, पसीना क्यों आ रहा है? ज़रा कमर हिम्मत बांधिए, चलना ही है तो शान से चलिए। इंस्पेक्टर जनरल ने बाकी अफसरों को इशारा किया कि वह भून के दूसरे मुलाजमों को गाड़ी में बिठा लें। सेक्रेटरी ने उनसे तावन किया। अब ये काम अफसरान पर था कि वो इन कसीर मुलाजमों में से किसे छोड़ दें, किसे साथ रखें। आपकी हिफाजत के लिए मसला पुलिस का दस्ता हाजिर है, इसे अंदर आने की इजाज़त दीजिए। हम भून में मसला पुलिस का दाखिला मुनासिब नहीं समझते, विनिश ने बिगड़े तेवरों से कहा। जी, इंस्पेक्टर जनरल ने महज़ब अंदाज में सर हिलाया। बहरहाल भून के बाहर पुलिस मौजूद है, जब आप ज़रूरत समझें तो उसे अपनी खिदमत के लिए तलब कर सकते हैं। शुक्रिया, विनिश ने तुर्शी से कहा। कुछ देर में मशरू बात आ गए। मेहता साहब मुजरिमों के बारे में अपनी गैर मामूली तजर्बात की तफसील बताते रहे कि उनमें कैसे कैसे लोग होते हैं। सूरत व शक्ल से फरिश्ते, अंदर से शैतान। विनिश बहुत उदास बैठा बेदिली से यह बकवास सुन रहा था। पारो भी शिकस्ता नजर आ रही थी। एक अफसर ने इतला दी कि तमाम लोग गाड़ियों में भर लिए गए हैं। हमने उस काम के लिए रात का वक्त मुनासिब समझा। शहर में गैर ज़रूरी तशहीर से बचने के लिए ये कदम उठाना ज़रूरी था। इंस्पेक्टर जनरल ने चलते चलते कहा। विनिश ने कोई जवाब नहीं दिया। आओ मोहनदास, ज़रा हमारे साथ चलो। वो मेरे तरफ आते हुए सरसरी अंदाज में बोला, जैसे उसके लिए ये कोई अहम बात ना हो। हाँ मोहन, विनिश ने करब से कहा। चले जाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द वापस आ जाओगे और इन्हें भी कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूरी करनी पड़ती है, इनके साथ तावन करना। शुक्रिया राजकुमार, इंस्पेक्टर जनरल ने एहतराम से कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पारो साथ झुकाए बैठी थी। विनिश ने भी मुंह फेर लिया था। भून से बाहर आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने भून के 30-40 आदमियों को पकड़ रखा है। उनमें हर किस्म के मुलाजम थे। चारों तरफ पुलिस थी, लेकिन उनका रवैया पुलिस वालों का नहीं था। भून के पुराने और सादा मुलाजम एक दूसरे को खौफज़दा नज़रों से देख रहे थे। मेरे शामिल होने पर उन्हें कुछ डारस हुई। इंस्पेक्टर जनरल सबसे आगे था। जब वो मेहमान खाने के करीब से गुजरा तो अचानक साधु देवराज उसके सामने आ गया। महता शायद उसे जानता था, इसलिए उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया और उसके चरण छूते हुए बोला, महाराज, आपके दर्शन हुए दिन बीत गए। ये क्या धमाका चौकड़ी मचाई है? साधु गंभीर आवाज़ में बोला। और इन कौवों को कहाँ ले जा रहा है? कुछ नहीं महाराज, ज़रा राब्ते की कार्रवाई करनी है। इनसे तुझे क्या मिलेगा? इनके तो पर ही नहीं हैं। आईजी मुतअज्जब सा हुआ। राजेपुर में साधु की बात की बड़ी कदर की जाती थी। उसने मुलाजमों पर एक तायराना निगाह डाली और मुझ पर उसकी निगाह जम गई। महाराज, मुमकिन है कि इन्हीं में कोई दोषी हो। तू दोषी को पहचान लेगा। दोषी तो महल में छुपे बैठे हैं। और वह मेरी तरफ आ गया और मेरा बाजू थाम कर बोला, इसे भी ले जा रहा है? महाराज को ले जा रहा है? महाराज, आईजी हैरत से कहा। ये राजकुमार विनिश का ख़ास मुलाजम है। क्या आप इसे जानते हैं? जो आंखें रखते हैं वह सब जानते हैं, पर यह खुद अपने आप को नहीं जानता। क्यों रे? वह मुझसे मुखातब होकर बोला। और तूने इन्हें नहीं बताया कि तू कौन है? कौन है ये? मेरी बजाय आजी दरमियान में बोला। इसे मत ले जा, साधु ने भारी आवाज़ में कहा। महाराज, मैं मजबूर हूँ, मैं कानून का पाबंद हूँ। कानून? शक्ति का कानून? साधु बिगड़ गया। महाराजा का हुक्म है और आप जानते ही। साधु ने उसकी बात उचक ली। महाराजा का हुक्म है, फरंगी का हुक्म है, फिर पूरे देश को पकड़ ले। नाच कौन रहा है, नचा कौन रहा है? तू इनकी बात ज़रूर मानो और नौकरी पक्की कर। जा, इसे ले जा मोहन, जा भाई, चला जा। क्या ये कोई ख़ास आदमी है महाराज? एक बड़े आदमी को पकड़ कर ले जा रहा है। बड़ा आदमी कहाँ पकड़ा जाता है? कानून छोटे लोगों के लिए होता है, कम शक्ति वालों के लिए। केवल एक शक्ति दान पर हाथ डालकर तू अपनी बात बिगाड़ता है। आप क्या कह रहे हैं? ये तो देर हो रही है, इसे जल्दी आना भाई मोहन। साधु ने मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा। जा, इसकी तसल्ली करा। महाराज, मैंने लड़ते हुए होंठों से कहा, लेकिन साधु मेरी पीठ ठोंकता हुआ आगे बढ़ गया। इंस्पेक्टर जनरल और आला अफसरान ने कुछ तवक्कुफ किया। कारवां चंद लम्हों के लिए साकत हो गया। फिर अफसरों ने तेज़ी दिखाई
حکم دیا کہ سب کو گاڑیوں میں سوار کیا جائے۔ بھونڈ کا بڑا دروازہ کھول دیا گیا۔ باہر ہر طرف پولیس کی گاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ جنگ کا سا منظر تھا۔ سادھو کے آنے کے بعد مجھے اپنی حالت کچھ بدلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور وہ بھی رات بھی اندھیرے میں میرے سر پر وارد ہو گیا تھا۔ جب میں کمر پردیپ کا کام تمام کر کے بھاگا ہوا آ رہا تھا اور ٹھوکر کھا کر گر گیا تھا، میں سختی سے ان ماورائی اور پورے اسرار باتوں کی تردید کرتا تھا، لیکن کرچھے والا پنڈت، سادھو دیوراج اور کیچو بار بار یہ احساس دلاتے تھے کہ میں کوئی علیحدہ شخص ہوں۔ سادھو کی جادوگری پر اب شبہ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ مجھ پر اس کی یہ غیر معمولی دلچسپی بے سبب نہیں تھی۔ گاڑیاں راجے پور کی صاف و شفاف سڑکوں پر دندناتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، اور میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ ایک چیز سے خوف آتا تھا، پل سے، سو وہ مرحلہ بھی آ گیا۔ اب شرمانے، جھجکنے اور نادم ہونے کی کیا ضرورت تھی؟